हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रोहित और आप सभी का आपके अपने चैनल दी रोहित क्लासेस में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अपील है वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल दी रोहित क्लासेस ने सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, झारखंड के भौगोलिक परिचय को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग भूगोल से संबंधित झारखंड में अपवाह प्रणाली के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं अपवाह प्रणाली क्या होता है, अपवाह प्रणाली किसे कहते हैं और इसमें कौन सी महत्वपूर्ण बातें सामने निकल कर आती है। आइए उस पर हम सभी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अपवाह प्रणाली को 3 भागों में कैटेगराइज्ड किया गया है। जी हाँ, नदियाँ, जलप्रपात और गर्म जल कुंड। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अपवाह प्रणाली को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है नदियाँ, दूसरा जलप्रपात और तीसरा गर्म जल कुंड। तो आइए देखते हैं कि ये अपवाह प्रणाली है क्या। तो वर्षा के जल एवं अन्य जल के बहाव की समग्र व्यवस्था अपवाह प्रणाली के नाम से जानी जाती है। यानी दोस्तों, जब वर्षा होती है अथवा अन्य कोई जल होता है तो उसके बहाव की, उसके बहने की जो पूरी व्यवस्था होती है उसे ही अपवाह प्रणाली के नाम से हम सभी जानते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि वर्षा अथवा अन्य कोई जल जो होता है उसकी जो बहने की सारी व्यवस्थाएं होती है उसे हम अपवाह प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, राज्य के अपवाह प्रणाली के निर्माण में जल की मात्रा, भूमि की संरचना, ढाल की तीव्रता यानी कितना ढाल है, कैसा ढाल है, वनस्पति का घनत्व तथा मिट्टी की संरचना जैसे तत्व मुख्य भूमिका अदा करते हैं। क्या है, फिर से देखते हैं एक बार। जल की मात्रा, भूमि की संरचना, ढाल की तीव्रता, वनस्पति का घनत्व तथा मिट्टी की संरचना कैसी है, ये अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार के अनुसार राज्य का 1.59 लाख यानी 1,59,000 हेक्टेयर क्षेत्र जलीय स्रोतों द्वारा आच्छादित है, यानी उससे घिरे हुए हैं, जो राज्य के कुल भाग का 2% है। समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं। और 2018-19 में 30,169 मिलियन घन मीटर जल 30,169 मिलियन घन मीटर जल संसाधन उपलब्ध है, जिसमें 25,877 मिलियन घन लीटर यानी कि लगभग 86% सतही जल मतलब सतह पर के रूप में, यानी सतह पर तथा 4,292 मिलियन घन मीटर यानी 14% भूमिगत जल के रूप में मौजूद है। यानी इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 86% ऊपर में है, सतह के ऊपर है, सतह में है, और 14% जल जो है ये भूमिगत है, यानी धरती के मिट्टी के अंदर है। तो कुल मिलाकर 100% होता है। तो 86 सतही जल है और 14% भूमिगत जल है। दोस्तों, राज्य में औद्योगिक क्षेत्र हेतु 4,338 मिलियन घन मीटर जल की आवश्यकता है, जबकि सिंचाई हेतु 3,813 मिलियन घन मीटर जल की आवश्यकता है। वहीं पर शहरी क्षेत्रों में 1,616.35 लाख गैलन जल की आवश्यकता है, जबकि यहाँ
734.35 लाख गैलन जल ही उपलब्ध है। यानी दोस्तों आधा से भी कम उपलब्ध है और ज़रूरत आधा से भी ज़्यादा है। राज्य के अधिकांश भाग पर आर्कियन कालीन चट्टान पाए जाने के कारण मृदा की छिद्रता है, पोरोसिटी है, काफ़ी कम है। यानी जो मिट्टी है, ज़मीन है, उसमें छिद्र बहुत कम है। ठीक है। साथ ही पठारी क्षेत्र होने के कारण वर्षा का जल तीव्रता से प्रवाहित हो जाता है। यानी पठार है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो क्या होता है, जो वर्षा होती है वो तुरंत बह जाता है। परिणामतः भूमिगत जल की मात्रा काफ़ी कम है। उसके बाद झारखंड में नदियां, जलप्रपात एवं गर्म कुंड अपवाह प्रणाली के मुख्य घटक हैं। कौन कौन? नदियां, जलप्रपात और गर्म कुंड अपवाह प्रणाली के प्रमुख घटक हैं। तो आइए झारखंड के कुछ नदियों के बारे में देख लेते हैं, क्या है ये। तो दोस्तों सोन नदी के अतिरिक्त ध्यान रखना है, सोन नदी के अतिरिक्त सभी नदियां बरसाती हैं जो जल के लिए मानसून पर निर्भर है और ये गर्मी के महीने में सूख जाती है। सिंपल सी बात है कि झारखंड में सोन नदी के सिवाय बाकी नदियां बरसाती है और यानी सोन नदी नहीं सूखती है, बाकी नदियां सूख जाती है और जब वर्षा होती है मानसून में तो फिर ये नदियों में जल बहता है। कठोर चट्टानी क्षेत्रों से प्रवाहित होने के कारण झारखंड की नदियां नाव चलाने हेतु उपयुक्त नहीं है। यानी झारखंड में नाव को नहीं चलाया जाता है और एकमात्र मयूराक्षी अथवा मोर नदी का उपयोग नाव चलाने हेतु किया जाता है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि झारखंड में कौन सी नदी है जहां पर नाव चलाने हेतु उपयोग किया जाता है। तो आप जैसे ही ऑप्शन में मयूराक्षी अथवा मोर नदी देखेंगे तो आप अपना चुनाव इस उत्तर को ही करेंगे। और झारखंड की जो नदियां हैं, झारखंड की जो नदियों की प्रवाह की दिशा है के अनुसार उत्तरवर्ती है और दक्षिणवर्ती नदियों में विभाजित किया जा सकता है। यानी कुछ नदियां उत्तर की ओर बहती है, कुछ नदियां दक्षिण की ओर बहती है। अब कहता है कि वे नदियां जो पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा या सहायक नदी में मिल जाती है। यानी कि जो नदियां हैं वो प्रवाहित होते हुए उत्तर की दिशा से जाते हुए गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में मिल जाती है, उसे ही हम उत्तरवर्ती नदी कहते हैं। यानी जो नदियां बह रही है, बहते बहते गंगा अथवा गंगा की सहायक नदियों में जाके मिल जा रही है, उसे उत्तरवर्ती नदी कहते हैं, यानी उत्तर की ओर जाने वाली नदी कहते हैं। जैसे सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, सारण आदि झारखंड की प्रमुख उत्तरवर्ती नदियां हैं। फिर आगे कहता है कि वे नदियां जो दक्षिण भाग से निकलकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, उन्हें पूर्ववर्ती अथवा दक्षिणवर्ती नदी भी कहा जाता है। जैसे स्वर्णरेखा, दामोदर, बराकर, दक्षिणी कोयल, शंख, मयूराक्षी आदि झारखंड की प्रमुख दक्षिणवर्ती नदियां हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो नदी उत्तर की ओर चली जाती है, कहाँ चली जाती है? उत्तर की ओर चली जाती है, उसे उत्तरवर्ती नदी कहते हैं। और जो नदी पूरब अथवा जो पूरब से निकलती है उसे पूर्ववर्ती और जो दक्षिण से निकलती है उसे दक्षिणवर्ती नदी कहते हैं। दोस्तों आप स्क्रीन पर झारखंड के मैप को, झारखंड के मानचित्र को देख पा रहे हैं और इस मैप में हम सभी जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो आपके लिए कौन सी नदियां कहाँ से बहती है उसके बारे में भी बात करेंगे। और आप स्क्रीन पर एक और मैप देख पा रहे होंगे जहाँ पर सभी नदियों के बारे में बताया गया है कि कौन नदियाँ कहाँ से निकलती है
और दोस्तों अगली वीडियो आपके लिए हम जब लेकर आएंगे तो उसमें नदी के नाम, उद्गम क्षेत्र, कहाँ मुहाना है उसका, कुल लंबाई कितनी है, अपवाह क्षेत्र क्या है और उसकी क्या विशेषता है, इन सारी बातों को लेकर आपके लिए लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आप सबों के लिए है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।